If I had 5 lakhs today, this is how I would invest it. सच बताऊं 2026 के आसपास जो एनवायरनमेंट बन रहा है वो नॉर्मल नहीं है। जियो पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो गया, यूएस अनप्रेडिक्टेबल हो गया, हर जगह टैरिफ्स की बात हो रही है। इंडिया पे 500% टैरिफ्स की स्टेटमेंट आ रही है। हर जगह मिडिल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, हर जगह अनस्टेबल माहौल है। ऐसे टाइम पे लोग एक ही गलती करते हैं, या तो ओवर पैनिक या ओवर ग्रीड। तो अगर अभी मेरे पास 5 लाख रुपीस होते तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, किस में करूंगा, सब स्ट्रैटेजी बताऊंगा। 5 लाख सिर्फ बेस नंबर है, आपके पास चाहे 1 लाख हो या 10 लाख हो या जितने भी पैसे हो, ये स्ट्रैटेजी हर अमाउंट पे काम करेगी। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन सा एसेट, कितना परसेंट एलोकेशन और क्यों मैं उस एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नो जेनेरिक ज्ञान, सिर्फ रियल एलोकेशन और एंड तक दिखना, क्योंकि जो लास्ट बकेट है ना, वही सबसे ज़्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, तो वो मिस मत करना। लेट्स बिगिन। देखो, एक चीज़ मैं सीरियसली मानता हूँ कि 5 लाख कोई ट्रायल मनी नहीं है या फिर कोई ऐसा पैसा नहीं है जहाँ पे गलतियाँ अलाउड हो। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप सीरियस इन्वेस्टर बनना चालू करते हो। इस अमाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके हैबिट्स बिल्ड करना, आपके डिसीजंस को शेप देना और अगले 10-15 साल के लिए बेस रिटर्न सेट करना। इस अमाउंट पे सबसे बड़ी गलती मार्केट नहीं है, इस अमाउंट पे सबसे बड़ी गलती है गलत स्ट्रक्चर होना। इसीलिए मैं अपना पूरा पैसा एक जगह पे नहीं डालता, ना कोई कंट्री में, ना कोई एसेट में, ना कोई आइडिया पे। इसीलिए मैं अपने कैपिटल को तोड़ता हूँ बकेट्स में। हर बकेट का अपना रोल है, कोई प्रोटेक्शन देता है, कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, कोई ग्रोथ का रोल करता है। लेकिन जब आप ऐसे बकेट्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तब इन्वेस्टिंग करना सिंपल हो जाता है। तो चलो चलते हैं अपने पहले बकेट पे। मेरा बकेट नंबर 1 है गोल्ड, विच हैज़ 10% एलोकेशन। मैं गोल्ड से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इसका रीज़न रिटर्न्स चेस करना नहीं है। गोल्ड को लोग बोरिंग बोलते हैं, लेकिन गोल्ड बोरिंग तब हो जब दुनिया स्टेबल होती है। बट हिस्ट्री एक सिंपल चीज़ दिखाती है हमें, जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती है वैसे वैसे गोल्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। आज अनसर्टेनिटी हर जगह पे, ग्लोबल डेट 300 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड हेवीली अक्यूमुलेट कर रही है, करेंसी की वैल्यू भी धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है, और जियो पॉलिटिक्स कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। इस एनवायरनमेंट में गोल्ड का काम सिंपल है, एक्साइट करना नहीं, प्रोटेक्ट करना। और जब अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है ना, गोल्ड सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करता, गोल्ड डिसेंट रिटर्न्स भी दे सकता है। इसीलिए मैं अपने 5 लाख के पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन रखूंगा 10%। गोल्ड एक इंश्योरेंस जैसा है। इंश्योरेंस पे हम रिटर्न्स का सवाल नहीं पूछते, लेकिन उसकी असली वैल्यू तब पता चलती है जब रियल रिस्क आती है। ऑल्सो इन्वेस्टिंग में सबसे अंडररेटेड एसेट क्या है पता है? पीस ऑफ माइंड, जो गोल्ड देगा। अब चलते हैं उस बकेट पे जहाँ पे मेरी मेजॉरिटी ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन होगी, जहाँ पे रियल वेल्थ ग्रो होगी। बकेट नंबर 2, इंडियन स्टॉक्स, विच हैज़ 45% एलोकेशन। इंडिया मेरे लिए कोई पैट्रियोटिज्म की बात नहीं है, इंडिया में इन्वेस्ट करना लॉजिकल है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, कंजम्पशन इतना, स्केल तो होगा ही। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, लोग अपग्रेड कर रहे हैं, लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा बोरो कर रहे हैं। इसीलिए मेरे एलोकेशन का 45% इन्वेस्ट होगा इंडियन स्टॉक्स में। ये जो 45% एलोकेशन है, ये कोई रैंडम नहीं है, इसके पीछे क्लियर स्ट्रक्चर है। 45% फर्दर डिवाइड होगा 3 कैटेगरीज में, 25-10-10। 25% में मेरा सबसे कोर कैटेगरी होगी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। इंडिया की ग्रोथ क्रेडिट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, EMI, ये सब मैंडेटरी है इंडियन कंजम्पशन के लिए। जैसे जैसे ये क्रेडिट ग्रो होता है, इकोनॉमी मूव होती है, और जो इंस्टीट्यूशंस ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं वो इकोनॉमी का बैकबोन होता है। ये बैंकिंग एंड फाइनेंस में मैं कोई फ्लैशी बिजनेसेस नहीं ढूंढता, मैं उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने मल्टीपल साइकिल्स देखे हो। कुछ एग्जांपल्स बताऊँ तो HDFC बैंक, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन हो। सेकंड है बजाज फाइनेंस, वो डिसिप्लिन लेंडिंग, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। एंड थर्ड है छोला फाइनेंस, ये एक नीश लेंडिंग में और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए इन्होंने रिसेंटली। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वालिटी बैंक्स और NBFC टॉप क्लास अवेलेबल है। आप आपके अकॉर्डिंग देखिए कौन सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर चुका है, किसकी बैलेंस शीट क्लियर है, किसकी ग्रोथ प्रेडिक्टेबल है। देखो, बैंक्स में इन्वेस्ट करना बोरिंग हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा अक्सर उन्हीं बिजनेसेस में बनता है जो बोरिंग हो। नेक्स्ट 10% इन्वेस्ट होगा हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में। देखो, इंडिया में इतने ज़्यादा लोग हैं, इतना जंक फूड कंज्यूम करते हैं, इतने लोग बीमार पड़ते हैं, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिजीजेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स का इनकम बढ़ने ही वाला है। और हॉस्पिटल कोई सिक्लिकल बिजनेस नहीं है, रिसेशन आए या ना आए, लोग बीमार पड़ने ही वाले हैं और इनका बिजनेस गारंटी बढ़ने ही वाला है। इसलिए हॉस्पिटल्स में मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ तो वरना तेरे को डर नहीं लगता? पहला है अपोलो हॉस्पिटल्स, काफ़ी अच्छा नेटवर्क है इनका, मुझे इनका एक्सपीरियंस, मैं गया था एक बार अपोलो हॉस्पिटल में, काफ़ी परफेक्ट था।
सेकंड है मैक्स हेल्थ केयर, सिमिलरली काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है अर्बन सिटीज़ में जहाँ पे लोगों के पास पैसा है। थर्ड है डॉक्टर रेड्डीज, इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और हेल्थ केयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन का पार्ट है। देखो हेल्थ केयर कोई फ्लैशी बिजनेस नहीं है, बट ये स्टेडी कंपाउंडर्स है और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए फ्लैशी से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेडी कंपाउंडर्स। मेरा नेक्स्ट 10% एलोकेट होगा क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप्स पे। यहाँ पे मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहूँगा, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं लूँगा। देखो स्मॉल और मिड कैप्स काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स। मैं उन मिड एंड स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे फ्यूचर पोटेंशियल मार्केट लीडर्स बन सकते हो, या फिर जो कोई मार्केट डिस्टर्ब ही कर दे। उनकी मैनेजमेंट पे मुझे भरोसा होना चाहिए और उनका बिजनेस मॉडल मुझे समझ आना चाहिए, तो ही मैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। इस कैटेगरी में मैं एक एग्जांपल दूँ तो SBI कार्ड्स, ये क्रेडिट कार्ड्स बेचते हैं। इंडिया में क्रेडिट कार्ड का कंजम्पशन अर्ली फेजेस में है और लोग आगे जाके एक्सटेंसिवली क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, लोग क्रेडिट कार्ड पे यूज़ करेंगे, SBI कार्ड का बिजनेस बढ़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें रिस्क कहाँ पे है। एक्चुअली मैं इंडिया में मैं रिस्क नहीं लेता, मैं रिस्क लूँगा अगले बकेट में जो होंगे US स्टॉक्स। लेकिन इंडिया में स्मॉल और मिड कैप्स का असली काम है मेरे पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करना। इसलिए समरी सिंपल है, इंडिया में मैं इन्वेस्ट करूँगा कंजम्पशन पे, कैश फ्लो पे, कंपाउंडिंग पे। एंड इंडिया का एलोकेशन होगा 45%, विच विल फर्दर ब्रेक डाउन टू 25% इन बैंक्स एंड NBFCs, 10% इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर, एंड लास्ट 10% इन क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप्स। अब चलते हैं उस बकेट में जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। यहाँ पे हम दबा के रिस्क लेंगे। सो बकेट नंबर 3, US स्टॉक्स विच हैज़ 30% एलोकेशन। इंडिया मुझे ग्रोथ देता है, US मुझे फ्यूचर देता है। और 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक नेक्स्ट डेकेड का स्टार्टिंग पॉइंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजीज बॉर्न और स्केल US में ही होती है। US में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ नाम बताओ तो एनवीडिया, कोई भी डेटा सेंटर ले लो, रिसर्च लैब ले लो या एंटरप्राइज ले लो, एनवीडिया के चिप्स यूज़ कर ही रहा होगा। जो AI रिवॉल्यूशन का किंग है ना, वो एनवीडिया ही रहा है। और इसके साथ में एक और कंपनी है, वो है AMD भी चिप्स ही बनाती है। अभी जैसे जैसे ये AI का मार्केट ग्रो करेगा, एनवीडिया और AMD के चिप्स काफ़ी बिकेंगे और ये दोनों काफ़ी पैसा कमाने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी है प्लेटफॉर्म्स और डेटा। देखो ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज है, लेकिन AI के वजह से ये काफ़ी ग्रो करेंगी। कुछ नाम बताओ तो माइक्रोसॉफ्ट अगर आप जॉब करते हो आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी कितना बड़ा डोमिनेशन है दुनिया में। इसमें जब AI इंटीग्रेट होगा और कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट को अडॉप्ट करेगी, माइक्रोसॉफ्ट और पैसा चार्ज कर पाएगा कंपनीज से। सेकेंड कंपनी है अल्फाबेट, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है। इनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, गूगल मैप्स, यूट्यूब, एंड्रॉयड, सब कुछ डेटा इन्हीं के पास है। गूगल सर्च का जो भी आप सर्च करते हो इनके पास सारा डेटा है। देखो AI के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा, और जब डेटा यूज़ करना चाहेगा सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा हो, वो है गूगल या अल्फाबेट। अमेजॉन और मेटा भी इसी लेवल के स्टॉक्स है, ये काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं इन्हें। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट होगा, कंटेंट क्रिएशन कितना बूम करेगा, इससे मेटा को भी काफ़ी फायदा होगा। एक और कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है टेस्ला। ये सिर्फ कार कंपनी नहीं रही, ये एक एनर्जी कंपनी है, ऑटोमेशन कंपनी है, रोबोटिक्स कंपनी है। सेल्फ ड्राइव कार से लेके ह्यूमनॉइड्स सब बनाएगी ये कंपनी आगे जाके। हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इनोवेशन हो रहा है US में। उसके कुछ स्टॉक्स है जो है एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क। अपने वेट लॉस ड्रग्स के बारे में काफ़ी सुना होगा पिछले साल, इन्हीं कंपनीज ने बनाई है वो। ऑल्सो ये कंपनीज काफ़ी ऐसे फ्यूचरिस्टिक ड्रग्स पे काम कर रही है जो ह्यूमन बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। देखो US में इतना इनोवेशन है ना, इसलिए मैंने सारा रिस्क और इनोवेशन का पैसा US में ही डाला है। इंडिया में सिर्फ स्टेबल और कैश रिच कंपनीज पे ही कर रहा हूँ। देखो US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का इनोवेशन के अलावा भी काफ़ी अच्छे रीजंस है। पहला है कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है, सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरा है कि डॉलर हेज, रुपी है ना काफ़ी गिर रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, 90 रुपीज़ तक पहुंच गया है। और इंडियन रुपीस लॉन्ग टर्म में डेप्रिशिएट ही करने वाला है। तो जब इन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो आप नेचुरली करेंसी हेज भी कर लेते हो। देखो 30% US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मेरे लिए एकदम लॉजिकल रीजनिंग मैंने जो दी है, मैं उसी अकॉर्डिंग काम करने वाला हूँ। अब मेरे चलते हैं फोर्थ बकेट पे जो सबसे रिस्की है, बिटकॉइन। इसमें मैं सिर्फ 5% इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। बिटकॉइन मेरे लिए एक असिमेट्रिक रिस्क है। वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, 5% एलोकेशन मेरा जीरो हो जाएगा, बट मेरे पोर्टफोलियो को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बेस्ट केस क्या है, अगर वो ग्लोबली अडॉप्ट हो जाए, कंपनीज ETFs उसमें इन्वेस्ट करे या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन ईज आउट हो जाए, तो उसका अपसाइड पोटेंशियल नॉट डिफाइंड है, बहुत भागेगा बिटकॉइन। रिस्क डिफाइंड है लेकिन रिवॉर्ड ओपन एंडेड, इसलिए मैंने सिर्फ 5% एलोकेशन रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, लेकिन 5% आई बिलीव काफ़ी इंपॉर्टेंट एलोकेशन है बिटकॉइन में।
अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बकेट पे जो मोस्ट लोग मिस आउट कर देते हैं। बकेट नंबर 5 विच इज कैश एंड उसका एलोकेशन है 10%। देखो मोस्ट लोग कैश को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, वो सोचते कि कैश रखना मतलब अपॉर्चुनिटी मिस आउट करना। बट मैंने टाइम के साथ एक चीज़ सीखी है, कैश रिटर्न्स के लिए नहीं होता, कैश डिसीजंस के लिए होता है। जब मार्केट स्मूथ चल रहा हो, ऊपर जा रहा हो, तब कैश यूजलेस लगता है, लेकिन जब वॉलेटिलिटी आती है ना, तब कैश का रियल काम स्टार्ट होता है। इंडिया में कभी अच्छे मिड कैप स्टॉक्स सडनली गिर जाते हैं, कभी यूएस में क्वालिटी स्टॉक्स एक क्वार्टर की वजह से रिजल्ट जब खराब आ जाए सडनली गिर जाते हैं, या फिर कोई भी एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर नेगेटिव सेंटीमेंट हो, पूरा ओवरऑल स्टॉक मार्केट ही नेगेटिव सेंटीमेंट में हो, तो वो गिर जाए। तो इस समय ना दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला जो सोचता है कि काश मेरे पास कैश अभी अवेलेबल होता, और दूसरा जो क्वाइटली डिप्लॉय कर देते हैं इन स्टॉक्स में। कैश आपको स्पीड देता है, कैश आपको कॉन्फिडेंस देता है, कैश आपको इमोशनल कंट्रोल देता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो। इसीलिए मैं मेरे पोर्टफोलियो का 10% एलोकेशन कैश रखूंगा। देखो ये स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी सोच समझ के बनाई है। ये साल आई बिलीव काफ़ी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, यूएस काफ़ी कांड करेगा, तो उसके लिए आपका पोर्टफोलियो रेडी रहना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ग्रोथ फेज भी आया तो आपके पास ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जो उन ग्रोथ फेज में पार्टिसिपेट करे, और अगर वॉलेटिलिटी भी आई तो भी आप रेडी हो सब कुछ हैंडल करने के लिए। तो ये पोर्टफोलियो काफ़ी रेडी एंड स्ट्रॉन्ग है। एक बार क्विक रिकैप, अगर मेरा 5 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसका एलोकेशन होगा 10% गोल्ड, 45% इंडियन स्टॉक्स, 30% यूएस स्टॉक्स, 5% बिटकॉइन एंड 10% कैश। इस वीडियो का एक सिंपल मोटिव है कि डिसीजन फ्रेमवर्क सिंपल करना, ना कि आप जब अपॉर्चुनिटी आया आप रैंडमली कैपिटल डिप्लॉय कर दो। पता चल गया कि रिस्की एसेट में 80% एलोकेशन है, इंडियन स्टॉक्स में 100% एलोकेशन है। प्रॉपरली हर जगह से आपका पोर्टफोलियो कवर होना चाहिए, वो इस वीडियो का मोटिव था। अगर आपके पास अगर 5 लाख होते तो कमेंट्स में बताइए आप कैसे एलोकेट कर रहे हो अपना पैसा, या फिर क्या अलग स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर रहे हो, क्या अलग परसेंटेज एलोकेशन कर रहे हो। कमेंट्स में बताइए ताकि हम एक दूसरे से सीख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। मैं और ऐसे क्वालिटी वीडियोस लेकर आऊँगा। मेरा काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस लाने का भी प्लान है। सो आई बिलीव आपके लिए काफ़ी रियल वैल्यू ऐड होगा इसमें। लेट्स सब्सक्राइब एंड स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।